अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछला वीकेंड यकीनन किसी जमात के लिए बहुत अच्छा और किसी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ज़िमनी इंतखाबात होने थे और बज़ाहिर देखा जाए तो नंबर्स के लिहाज से मुस्लिम लीग नून ने इन ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। अब देखा जाए तो सही मायनों में मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की भी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं है। और अगर ये भी देखा जाए कि पार्लियामेंट में किसी भी चीज़ की मंजूरी के लिए अगर सादा अक्सरियत की बात हो तो वो भी मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन आ चुकी है। लेकिन इस इत्तेहाद को आगे कंटिन्यू करने के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ख़ास चॉइस भी नहीं है। एक तरफ इन ज़िमनी इंतखाबात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे छोड़ दिया है और इस जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी पार्टी की सूरत में मर्ज होने की सूरत में निकली है। लेकिन इसके साथ साथ हम वक्तन फ़वक्तन देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस का खात्मा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ हमने हरीपुर में एक बहुत बड़ा अपसेट देखा, जो हरीपुर का हल्का था उमर अयूब साहब का, उसमें उनकी अहलिया को शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जो माजी में पीटीआई का हिस्सा रहे उनको कामयाबी हुई। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो एक सबसे बड़ा चैलेंज सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके वज़ीर आला बनने के बाद है वो ये कि दहशत गर्दी के पै दर पे वाक़यात ने खैबर पख्तूनख्वा का घर देख लिया है। आज हमने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होते हुए देखा जब एफसी हेडक्वार्टर पर एक बड़ा हमला जो है उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। यकीनन एफसी का हेडक्वार्टर चूज़ करना बज़ाहिर अपने आप में एक बहुत बड़ा अमल है, लेकिन उस हमले को नाकाम तो बनाया गया। लेकिन ये सवाल उठते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के बड़े इंस्टीट्यूशंस को आखिर जो निशाना बनाया जा रहा है इसकी वजह क्या है? सिक्योरिटी लैब्स इसको समझा जाए या फिर ये कि हुकूमत के अपने इक़दामात मौजूद नहीं हैं या फिर दहशतगर्द इतने मजबूत हो रहे हैं कि उनका कला कमा करने की बड़ी ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे। उस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं इमरान बुखारी साहब, एक न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बात करती हूँ। बुखारी साहब सर, आपने इस पूरे इवेंट को देखा, किस तरह मुमकिन होता हुआ सिचुएशन बनती हुई डेवलप होती हुई नज़र आई, लेकिन जो सूबाई वज़रा हैं या सूबाई हुकूमत है उनकी तरफ से वही रूटीन के स्टेटमेंट्स आए। देखा जाए तो सर एफसी तक पहुंच जाना और हेडक्वार्टर पर हमला करना दहशत गर्दों के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन ये पैदल पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये जाहिर करते हैं कि दहशत गर्द या तो ताकतवर हो रहे हैं या हुकूमत की अपनी भी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। आपको क्या लगता है खासतौर पर आज के इस इंसिडेंट के बाद? सिर्फ पेशावर नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बदअमनी की एक इंतहाई मजबूत लहर चल रही है। पेशावर का इंसिडेंट बहुत ही तशवीशनाक अमल है। एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाना और ख़ुसूसन उस वक्त जब एफसी हेडक्वार्टर के अंदर 450 रिक्रूट्स की ट्रेनिंग का अमल जारी था, उनकी परेड का अमल जारी थी। इस दौरान ये लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। एफसी के जवानों को भी शाबाश देनी चाहिए, उन्होंने फिर फोर रिएक्ट किया और उनको मेन गेट के आसपास ही ढेर कर दिया और जानी नुकसान, जो एक बड़े जानी नुकसान का पेशखेमा बन सकता था ये हमला, उसको फिल फोर रोक दिया गया। जो 3 जवान शहीद हुए हैं वो मेन गेट पर ही ड्यूटी पर थे, उनको पहले ही खुदकुश हमलावर के धमाके के साथ ही वो शहीद हो गए थे। तमाम अंदर मौजूद नफरी ने फिल फोर रिस्पॉन्ड किया। क्यूआरएफ जो मौजूद थी उनकी बख्तरबंद गाड़ी फिल फोर आगे आ गई और जैसे ही वो दूसरे गेट से अंदर दाखिल हुए उनको एक कोने में ही घेर लिया, वहीं पर उनका खात्मा कर दिया और साथ ही क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया और एक बड़े नुकसान से पेशावर शहर को, फ्रंटियर कांस्टेबलिटी को बचा लिया गया। अगर इसी तरह अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला, तो सिर्फ अगर बनू रीजन की बात की जाए तो 3 माह के दौरान 145 हमले हो चुके हैं पुलिस चेक पोस्टों पर, पुलिस थानों पर। ये इंतहाई तशवीशनाक अमर है। हुकूमत को इस वक्त अपने जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं या उनके जो रिहाई के लिए वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसके अलावा उनको फुर्सत नहीं है। तो इस मामला को देखे, उनसे निपटने के लिए कोई मजबूत हिकमत अमली बनाए। अगर हम देखें ये सारे मामलात बाहमी ताउन से, बाहमी एक सिलसिला अगर जारी रखा जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान भी नजर आता है हुकूमत का, और हुकूमत एक सिम जा रही है और इदारे दूसरी सिम जा रहे हैं, तो इन सब जो खमियाजा है वो आम आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। और इसका ये सबूत, वादे सबूत पेशावर के अंदर, दिल पेशावर के हम दिल कह सकते, कल्ब कह सकते हैं, यहीं पर ये एफसी हेडक्वार्टर है, गुजानाबाद इलाके में है और इसी इलाके में दहशतगर्दों का पहुंचना इंतहाई तशवीशनाक अमर है। जी अच्छा इमरान, ये बताएगा कि आपके ख्याल में इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुए अभी केपीके में, उसमें भी बड़ा क्लियर था कि अफगानिस्तान से टेलीफोन
फ़ोन कॉल्स आ रही थी जो कि दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे थे, जो कि कैडेट स्कूल में और कैडेट कॉलेज में जिन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत क्यों इस नेटवर्क को मॉनिटर नहीं कर पा रही है, ब्रेक नहीं कर पा रही है? उनसे जब बात करें तो वो यही बात करते हैं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि वफाक और सिक्योरिटी इदारे और जो सूबाई हुकूमत है वो इस हवाले से क्या एक पेज पर नहीं है? इसका फ़ायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं? आपकी बात अगर की जाए तो एक जानिब तो उस वक्त दुरुस्त होंगे जब आप पर दूसरा फरीक हमला नहीं करेगा। अगर दूसरा फरीक मुसलसल आप पे हमले कर रहा है तो मुज़ाकरात किस बुनियाद पे होंगे? मुज़ाकरात के लिए तो आपको माहौल साजगार बनाना होगा। अगर जो बातें जो चीजें चल रही हैं उनमें मुज़ाकरात का अमल तो उस वक्त कामयाब होगा जब एक दोनों फरीक अमन के मुआहदे पे पहुंचेंगे। अमन के एक दरमियानी एक हम उसको कह सकते हैं कि एक वक्फा करके उसमें बातचीत करके अपने मुतालबात पेश किया जाएगा। अगर हम मुज़ाकरात का डोल डालना शुरू करें, पड़ोसी मुल्क की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश हो रही है, जो दहशतगर्द मारा जाता है उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनके, और उनकी नमाज जनाजा वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, बैरून मुल्क उनके लिए फातिहा ख्वानी की जा रही है, और यहाँ पे हमारे आम अवाम मर रहे हैं। यूएफसी के जो 3 जवान शहीद हुए हैं वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। तो उनको शहीद करने वालों के साथ आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे इस सूरत हाल में कि जब वो हथियार नहीं डाल रहे, हथियार साइड पे भी नहीं रख रहे? डालने की बात अलहदा है, वो तो चले एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब तक वो लोग खुद मुज़ाकरात के लिए हामी नहीं भर रहे तो यहाँ से कैसे मुज़ाकराती अमल किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके अवाम गैर महफूज हैं तो आप मुज़ाकरात कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब गालिबन हुकूमत के पास भी नहीं है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, कैसे करेंगे? उसमें ज़मानतें किससे लेंगे? ज़मानत कौन देगा? अपने ठीक। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कौन देगा? उनके पास भी गालिबन इसका जवाब नहीं है। तो ये एक ऐसी पेचीदा पहेली है कि जिसमें वो सिर्फ़ अवाम को उलझा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को उलझा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस एक जानिब तो उधर नबरद आज़मा है दहशतगर्दों के साथ, दूसरी जानिब यहाँ पर भी उनको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल हम कहें कि 100% दुरुस्त है। हो सकता है कुछ खामियां हो, कुछ गलतियां हो, लेकिन आप इसमें बैठ के बात करके उन खामियों को दुरुस्त करके अपने आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अगर मुमकिन बनाया ठीक, जा सके, बिल्कुल उसके ठीक। बाद आगे का लय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बुखात मौजूद थे, ब्यूरो चीफ पेशावर एक न्यूज़, और बड़ी डिटेल में उन्होंने सिचुएशन का बताया जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर आवाम की भी जो वाइब्स या फील हैं उसकी भी बज़ाहिर निशानदेही की। लेकिन अब देखना होगा कि ये दहशतगर्दी के हवाले से फौरी तौर पर जो हिकमत अमली है वो नज़र नहीं आ रही है। उसकी बड़ी वजह वफाक और सूबाई हुकूमत का एक पेज पर ना होना है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात हो तो गए, लेकिन उसके बाद जो अपसेट हुआ है और उसके साथ जो नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून जहां पर खड़ी है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर किसी हद तक अपने आप को रिलीफ महसूस कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधे पर सवार होकर जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत कायम की थी और हर इम्पोर्टेंट तरीन कानून साजी में, चाहे अहम तरीन उहदों की बंदर बांट हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना भरपूर हिस्सा लेने की हमेशा कोशिश की। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो कामयाबी हासिल की है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की, तकरीबन कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की भी उसने तकरीबन 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर तो बाइकआउट किया हुआ था इंतखाबात का, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जिनकी जो एफिलिएशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बदस्तूर मौजूद थी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो यकीनन अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में सिचुएशन यकसर बदल जाएगी और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट तरीन डिसीजंस लेने में अब उतनी रुकावट या मसाइल का सामना नहीं होगा। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मौजूद हैं 2 सीनियर सहाफ़ी और तज़िया का, नसरुल्लाह मलिक साहब और इसार राना साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। सर, ये फरमाइएगा कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हमने होता हुआ देखा, वैसे तो केपी में भी हुआ हरीपुर का इलेक्शन, उस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन ये जो नून लीग की कौमी और सूबाई असम्बलियों में कामयाबी के बाद की पोजीशन है, टेक्निकली ये एज पर एक्सपेक्टेड था आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी सियासी गलती की। वो सियासी गलती ये है कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया। हमने अगर देखा हो तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जो भी सियासी जमात सियासी मैदान से बाहर निकली उसके लिए नुकसानात उसे उठाना पड़े हैं। आपने देखा होगा कराची में एक ज़माने में जब एमकेएम ने बाइकाट किया तो उनकी जगह पे नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर बन गए, कराची के नाज़िम बन गए। एमकेएम बाद में बहुत पछताती रही कि हमने वो बाइकाट क्यों किया। उसके बाद इसी तरीके से आपको याद होगा जब 2008 के इलेक्शन में
उस वक्त भी इमरान खान साहब, महमूद खान अचकजई और काजी हुसैन अहमद ने बाइकाट किया था। और ये तीनों रहनुमाओं ने जिस वक्त ये ऐलान किया था कि हम बाइकाट कर रहे हैं, मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था और ये अल्फाज मुझे आज तक याद है, तीनों रहनुमाओं के थे। इन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जनाब हम इलेक्शन का बाइकाट करने जा रहे हैं और अगर हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे तो आपको पोलिंग स्टेशनों पे कोई शख्स नजर नहीं आएगा जो वोट डालने आएगा। लेकिन 2008 के इलेक्शन में लोगों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, वोट डाले। ये तीनों जमातें जो है सियासी मैदान से पीछे चली गई। इस बार भी पीटीआई जिस जो है जोन में थी कि वो बाइकाट करेगी, लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। हमारे यहाँ तो सियासत ऐसी होती है कि अगर आप सियासी मैदान से बाहर जा रहे हो तो आपके फॉलोअर्स भी जो होते हैं वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमने तो इलाके में रहना है, हमने वोट लोगों को जो है अपने उम्मीदवार को देखना है। तो मेरे ख्याल में पहला नुकसान तो पीटीआई को ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि भारत जहाँ हुकूमत पंजाब में वो पीटीआई यानी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, डेवलपमेंट के वो काम भी कर रहे हैं, कुछ कोशिशें भी वो कर रहे हैं। तो ये एक फायदा हुकूमत को भी था कि वहाँ पे जनाब तरक्याती कामों के हवाले से लोगों को एक उम्मीद है कि इन हलकों में जहाँ ज़मीनी इंतखाबात थे वहाँ हुकूमती उम्मीदवार जो है उनको सपोर्ट मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून ने इसका फायदा उठाया और यहाँ से मुस्लिम लीग नून को भी कामयाबी मिल गई। और देखें खास तौर पे अगर आप जिसका आपने जिक्र भी किया, एबटाबाद का बाद में जिक्र भी करेंगी, वहाँ पे सारी मशीनरी तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वहाँ भी तहरीक इंसाफ हार गई। और दूसरी बात ये है कि ये सोच लेना कि आप इंतखाबी मैदान में नहीं होंगे तो पाकिस्तानी लोग सियासत छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी और खुशफहमी होती है। अच्छा, मैं इसार साहब आपसे सर जानना चाहूंगी कि एक तो कहा यह जा रहा है कि पीटीआई ने बाइकआउट किया, लेकिन सर उमर अयूब साहब की एहलिया भी तो बज़ाहिर मतलब गैर मशरूत तौर पर सही, लेकिन एक तरह से नुमाइंदगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एफिलिएशन की थी ना, आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद भी। लेकिन आपके ख्याल में क्या आपको टेक्निकली लगता है कि ये जो केपीके में भी नताइज आए हैं, खासतौर पर उमर अयूब साहब वाले हल्के का जो अपसेट हुआ है, ये फिर किस तरह मुमकिन हुआ? और दूसरा, कुछ लोग तो वैसे भी इसमें खड़े हुए थे जो कि बज़ाहिर पीटीआई के साथ एफिलिएशन रखते थे, तो फिर उस बाइकआउट का फायदा क्या हुआ? देखें, अगर ये बात हम मान लें कि पीटीआई ने बाइकआउट किया है तो हमारा मीडिया कल से क्यों शोर मचा रहा है कि पीटीआई को शिकस्त हो गई? जब उसने बाइकआउट ही कर दिया तो उसको किस चीज की शिकस्त होनी है? दूसरी बात यह है कि मलिक साहब अभी उम्रा करके हैं, अभी इनसे मैंने खजूरें भी लेनी है, आबे जमजम भी लेना है, तो इनसे मैं जरा थोड़ा कसद एहतराम खजूरों की गारंटी के साथ मैं ये अर्ज कर दूं कि अवाम ने तो इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। 18% वोट पड़े लाहौर में, यानी कुछ जगहों पे तो 8-10% भी पड़े हैं जी, कुछ जगहों पे तो कम भी पड़े हैं, 18% से कुछ हलकों में कम भी पड़े हैं जी, कम भी पड़े। तो इसका मतलब अवाम ने कहा कि कप्तान नहीं तो वोट भी नहीं, तो नहीं डाला वोट उन्होंने। और अगर 18% वोटों के ऊपर आप एक एमएनए बना रहे हैं तो 72% लोग जो खामोश आपसे को नापसंद करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि केपीके में पीटीआई हार गई तो इससे, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत गई, तो आप अंदाजा कर लें इस बात से क्या केपीके में भी पीटीआई मुखालिफ उम्मीदवार के कैंप उखाड़ दिए गए, उन्हें इलेक्शन नहीं कंपेन नहीं करने दी गई, उनको गिरफ्तार किए गए, उनके कारकुनों को, उनको जनाब अली पोलिंग एजेंटों को हिरासा किया गया। तो केपीके में के तो नहीं किया गया, पंजाब में तो आपने अन्नी पादी पकड़ के, लाहौर के अंदर आपने लोगों को गिरफ्तार किया, इलेक्शन डे पे भी गिरफ्तार किया। ये फर्क है जमहूरियत का, ये फर्क है दो सूबों के अंदर माइंडसेट का, जो हम जिस पे हम बात नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग ने मैदान मार लिया। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर अवाम को मुकम्मल तौर पे आजादी हो ना पाकिस्तान में जमहूरी, तो मुस्लिम लीग अकेली भी खड़ी हो तो तीसरे नंबर पे आई। किस चीज पे वो मैदान मार लिया? क्या इन्होंने महंगाई खत्म कर दी थी? क्या गुर्बत खत्म हो गई थी? क्या पाकिस्तान में आसूदगी आ गई थी? हम एक महफूज मुल्क बन गए थे, कार बुलंद हो गया था, बिजली सस्ती हो गई थी, गैस सस्ती हो गई थी, पेट्रोल सस्ता हो गया था, डॉलर सस्ता। क्या किया है? 12 करोड़ से ज्यादा लोग तो खते गुर्बत में चले गए, 7% बेरोजगारी मजीद बढ़ गई, आपने तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के अंदर चले गए, बिजली आम आदमी खरीद नहीं सकता, गैस आप दे नहीं सकते। क्या किया है जिसकी वजह से आप वो वोट अवाम आपको दे रहे हैं? आप कह रहे हैं जी हम भगड़े डाल रहे हैं जी, पाकिस्तानियों ने बेअतमाद कर लिया, पाकिस्तानी अन्य ने। आप इस तरह एतमाद करवा लें तो करवा लें,
लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानियों ने इस सिस्टम पे और स्पेशली इलेक्शन के ऊपर अपने अदम एतमाद का इजहार किया है। अब कोई समझे या ना समझे, उसकी मर्जी। अच्छा, लेकिन नसरुल्लाह साहब सर, दो चीज़ें, एक तो जिस तरह भी इसार साहब हवाला दे रहे हैं कि टर्नआउट बहुत ही कम था, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि 2024 में कितना टर्नआउट था। और हमारे यहाँ तो बड़ी मुश्किल से 50% भी इलेक्शन में टर्नआउट नहीं होता जब जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो इलेक्शन का एक माहौल जो है वो कभी भी टर्नआउट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत कामयाब नहीं रहा। दूसरा, फिर ये आपके ख्याल में ये इसको मरियम नवाज साहिबा इसको रेफरेंडम कैसे करार दे रही हैं? क्या ये एक पहलू भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता है कि अगर हलकों में नून लीग को वोट नहीं दिया तो उनके हलकों में काम नहीं होगा फिर बिल्कुल भी? देखिए, पहली बात तो ये कि राणा साहब के मैं 3 चीजों का जवाब अर्ज कर दूं। ये जब हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने कौन सी तरक्की कर ली है या पाकिस्तान का कौन सा नाम रोशन हो गया है, यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त सफारतकारी में अगर पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है तो पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम से देखा जा रहा है। जो हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, उसके बाद जो आपने डिप्लोमेसी की, यूके हो, यूरोप हो, इस वक्त इंडोनेशिया हो, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ रहे? यानी ये कहना कि पाकिस्तान आज तन्हाई का शिकार है, ये इमरान खान साहब के जमाने में तन्हाई का शिकार था। यूएई आपसे बात नहीं करना चाहता था, सऊदी अरब आपसे नाराज हो चुका था, अमेरिका के आप तरले मार रहे थे, हत्ता कि आप उनके बूट चाट रहे थे, ट्रंप से मिलके आप ये कह रहे थे कि जहाँ हमने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया, ये आपकी हालत थी। मलेशिया और तुर्की आपसे दूर जा चुके थे, आपने फॉरेन डिप्लोमेसी का, खारजा अमूर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया था। उसको आप कंपेयर कर रहे हैं आज के साथ। आज पाकिस्तान हुकूमत पर तनकीद करें, हुकूमत आपको नहीं पसंद, नहीं शक्ल अच्छी लगती शहबाज शरीफ की, आप बेशक ये शक्ल अच्छी नहीं है, आपको मरियम नवाज की शक्ल पसंद नहीं है, आप इनकार कर दें जी कि हमें उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप इस बात से इनकार ना करें कि उस्मान बुज़दार 2 घंटे दफ्तर में काम करने वाला आदमी जिसको ये तक नहीं पता था कि डीसी से बात कैसे करनी है, उसको आप कंपैरिजन करें मरियम नवाज शरीफ के कामों के साथ। खुदा के लिए हम कम से कम कुछ तजिया करते हुए, जायजा लेते हुए कुछ दयानतदारी का मुजाहरा कर लें। यानी आप कंपैरिजन करें उन लोगों के साथ जिस जमाने में आपने IMF के साथ बातचीत करते हुए वहां यहाँ के आके शोबदाबाजी करते हुए 150 में पेट्रोल का लिया था, दुनिया ने आपके ऊपर जूते मारे थे। आपके साथ IMF बातचीत करने से इनकार कर गया था, आपको उस वक्त जो है वो आपके कर्जे की किस्त अदा करने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए कि आप कमिटमेंट करने वाले मुल्क नहीं रहे थे। ये आपकी हालत थी। उस सूरत हाल में अगर आपकी हुकूमत करें, आप 100 में से 70 नंबर नहीं देना चाहते तो जो 30 बनते हैं वो तो दे दें, आप उसको भी माइनस करना चाहते हैं। दूसरी रही बात नहीं, लेकिन नसरुल्लाह साहब कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन एक छोटी सी बात कि सर वैसे ये तो रियलिटी है ना कि तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा। बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं कि जी देखें पंजाब में तो लोग निकले ही नहीं है, ये तो रियलिटी है ना। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जिमनी इलेक्शन में टर्नआउट आपके 24% होता है, 25% होता है, कहीं 22% होता है, पूरे मुल्क में 41% पे आप टर्नआउट होता है। जिस KPK के दावेदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या टर्नआउट वहां होता रहा इलेक्शन में? भाई जिस बलूचिस्तान के अब दावेदार थे कि हम बलूचिस्तान से भी हम जीत गए थे, वहां कितने वोटों से लोग जीतते रहे हैं? भाई 600 वोटों पे आपके वहां वज़ीर-ए-आला बनते रहे जीत के, इलेक्शन जीतने के बाद। आपके मुल्क के अंदर टर्नआउट 50%, 51% से ऊपर तो जनरल इलेक्शन नहीं जाता, जिसमें सारी सियासी जमातें मैदान में होती हैं, भरपूर इलेक्शन होता है, अवाम की भरपूर उसमें इन्वायरमेंट होती है। जिमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम होता है। अगर इमरान खान साहब की बात मान ली कि जी पूरा मुल्क इमरान खान साहब के साथ है, एक बंदा वोट नहीं डालने जाता, भाई ये जमात तो दावेदार थी कि 90% लोग हमारे साथ हैं, तो भाई 10% से ऊपर एक भी वोट अगर गया तो कम से कम इमरान खान की पॉपुलैरिटी 1% नीचे आ गई, फिर ये मान लें। ये दिखने तस्वर कर लिया गया कि जी सारा ये सियासी हमने प्रोपेगेंडा कर करके जी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। भाई क्या इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? यानी क्या इमरान खान साहब ने इस मुल्क में दूध की नहरें बहाती जिनको हम याद करते हैं? यानी झूठे दावे जिसमें हम बात नहीं करते। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसी को नौकरी नहीं मिली, कंपनियां बंद होंगी, लोगों को नौकरी से निकाला गया, 50 लाख घर दूंगा कि एक मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सके मौसूफ। यानी आप लाहौर में मेरे साथ चलें, रायबंद रोड पे खान साहब में लेके गए, एक तख्ती लगाई, उस तख्ती के बाद एक ईंट नहीं लगी उस मनसूबे के अंदर 3.5 सालों में। यानी झूठे सियासी बयानात और एक साइफर लहरा के अमेरिका को नो कर दिया। आप मुझे बताइए, मुशर्रफ हसन सईद साहब का इंटरव्यू है, 10 जगहों से निकाल के टीवी पे आज चलाएं आप कि जी ट्रंप साहब आ गए हैं, इमरान खान साहब उनके दोस्त हैं, एक टेलीफोन कॉल करेंगे, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग की गई, पैसे खर्च किए गए। मैं अभी आपको मुशर्रफ साहब के इंटरव्यू दिखाता हूँ कि जी वहां उन्होंने लॉबिंग की, वहां पैसे खर्च किए, अमरीकियों की मिन्नतें की, जनाब हमने साइफर सियासत के लिए किया था, हमें माफी दे दे। ये सारी चीजें मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं, ये पॉपुलैरिटी देती हैं। लेकिन नसरुल्लाह साहब सर, मुझे इसार साहब को भी शामिल करने थे, लेकिन ये तख्तियां लगाने उतारने का फैशन तो सर पहले भी था। मरियम साहबा पे भी ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि उन्होंने भी बड़ी तख्तियां लगाई हैं नए नामों के साथ शहबाज शरीफ साहब के मंसूबों पर, लेकिन ये एक अपनी जगह एक
क्रिटिसिज्म बरकरार है। सर इसार साहब, सर दो चीज़ें, एक तो ये कि आपके ख्याल में ये जो नताइज हैं पीटीआई को अभी तक जाहिर नहीं हो रहा कि एक्सेप्ट किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन ये जो इन्होंने एक्ट किया कि इन्होंने कहा जी हम बाइकआउट कर रहे हैं लेकिन इन्होंने आज़ाद अरकान उतारे, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं, ढकी छुपी बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इसकी वजह क्या थी कि आज़ाद अरकान आ रहे हैं और पता है कि पीटीआई की तरफ उनका झुकाव है लेकिन वो आज़ाद हैं, पार्टी अगर इलेक्शन में आ जाती तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता? देखिए, पार्टी को तो इसलिए इलेक्शन में नहीं आने दिया जा रहा कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो जो केस है वो ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो लग गया तो पार्टी को तस्लीम करना पड़ जाएगा, फिर पार्टी मैदान में आएगी, फिर निशान के साथ आएगी, फिर ये सब भाग जाएगी। क्योंकि एक कहावत है कि जब घोड़े मैदान से निकल जाएं तो गधे जीत जाते, तो कुछ और सूरत हाल हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि मलिक साहब जिसको कह रहे हैं ना कि हमने बैनुल अक़वामी तौर पे बड़ा वो किया है, वो एक अस्करी फतह है, वो पाक फौज की फतह है। शहबाज शरीफ साहब अपने खाते ना डालें, वो पाक फौज की फतह है, कुछ सियासी फतह नहीं की। अगर हमने ट्रंप के जुगनियां गा के और उसके माथे के पप्पे लेके समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी की है, फिर तो फिर ठीक है। और मलिक साहब अगर नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो 30% इन्हें नंबर दे दें, तो दे दूं, तो फिर 30% वाला तो फेल हो जाता है, 33% वाला कम से कम वो तो पास होता है, तो इसका मतलब मलिक साहब ने भी फेल कर दिया इसको। चौथी बात बुजदार की, उनको भी फेल कर दें। सर उनकी दफा तो आरटीएस ही फेल हो गया था ना, नंबर छोड़े हो तो आरटीएस ही फेल था। कहने पे नंबर दे रहा हूँ जी जी नहीं, मैं तो आपके कहने पे नंबर दे रहा हूँ, मैंने तो नंबर नहीं दिए थे, आपने कहा 30% दो, तो मैंने कहा दे देता हूँ, कंपार्ट फिर भी आ गई आपकी। दूसरी बात यह कि बुजदार का मरियम साहिबा का कंपैरिजन वाकई नहीं बनता। ना बुजदार को टिकटॉक बनानी आती थी, ना उसे 16 सर बुजदार साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट इसार साहब, बुजदार साहब क्या करते थे सर? मतलब उनका तो मतलब एक बहुत बड़ा मजाक था जो खुद पीटीआई के साथ हुआ था। बुजदार साहब की सिलेक्शन के ऊपर तो सर बड़ी क्लियर बात है सर कि वो नाइंसाफी थी पीटीआई के साथ भी। जी जी सुन लीजिए ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें आदत है शबशबा की, हमें आदत है कि पानी खड़ा हो, उसमें कोई बड़े से बूट पहन के खड़ा हो और थोड़ी पे हाथ रख के, और वो कह रहा हो कि मैं जब भी पानी आएगा मैं यहाँ खड़ा हूँ। कोई सवाल ये नहीं करेगा कि हर बार पानी क्यों आएगा। पहली बात मलिक साहब गल तो सुन लो। जी जी नजरुल्लाह साहब, मलिक साहब मेरी गल तो सुन लो। जी सर जी जी मेरी गल तो सुन लो। बुजदार साहब भी शर्माते होंगे कि यार राणा साहब काटा, मेरी गल तो सुन लो। तो मैं काम कर ही नहीं सकिया। मेरी मलिक साहब मेरी सुन तो ले, लेकिन जब मरियम साहिबा की मसनूई कामयाबियों पे बोलने वाले नहीं शर्माते तो मुझे भी कह लेने दे, क्या फर्क पड़ता है? सर 300 प्रोजेक्ट उन्होंने कागजों में रखे हुए, मतलब 300 प्रोजेक्ट कागजों में थे बुजदार साहब के पास। वही प्रोजेक्ट हैं जो मरियम साहिबा ने आके ओन किए हैं, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लगाए। कौन सा नया लगाया है? वही है जो बुजदार हुकूमत सारे फाइनल करके गई हुई थी या शुरू करके गई हुई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गरीब फैमिली से था, उसका कसूर ये कि वो मीडिया फ्रेंडली नहीं था, इसलिए आप उसे कहते हैं बड़ा करप्ट था। तो भाई क्यों नहीं मुकदमे करते, उसे गिरफ्तार करते आप? जिन लोगों को बकौल आपके ट्रांसफर पोस्टिंग हुई वो चलो बुजदार वो फर्क वो गोगी भागी भी है, बुजदार तो इधर ही है, जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग कराई वो तो इधर है, उन पे मुकदमे क्यों नहीं करते आप लोग? हवाई गल्ले बस है भी जी करप्ट है, क्योंकि आपके नाम के साथ करप्शन लग गई है, हर एक के साथ करप्शन लगाएंगे, साबित आप एक भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे मैं रेट करता हूँ बहुत, मैं इस पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी में बुजदार की कारकर्दगी को सब बेहतर समझता हूँ। सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो मीडिया पे शोर शराबा नहीं कर सकता था, और उसके साथ मीडिया के साथ बहुत सारे लोग उसकी वाह वाह बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह कहने वाले नहीं थे। अच्छा इसार भाई, मुझे एक सवाल नसरुल्लाह साहब से करने, जैसे लास्ट आप दोनों का टेक लेना है। नसरुल्लाह साहब, अब ये जो नंबर्स आए हैं इसके बाद अब लोग तो ये कह रहे हैं कि जी नून लीग को अब कोई खास पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं रही है। एक तो आपकी इस पर राय क्या है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद नून लीग भी पीपल्स पार्टी को हैंड्स ऑफ कर देगी, तो आपके ख्याल में वाकई नंबर्स के लिहाज से नून लीग वहां पहुंच चुकी है? देखिए, हुकूमत को खतरा इसलिए नहीं रहा कि अब उन्हें हुकूमत को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है सादा अक्सरियत के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई राहें जुदा होने वाली हैं। दूसरी रही बात, देखिए इस पूरे इलेक्शन के देखें प्रोसेस के ऊपर किसके एतराजात हैं। वकास अकरम साहब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मान रहे हैं हरीपुर में हम हार गए इलेक्शन, यानी जिस कैंडिडेट ने इनको हराया वहां पे जो है उमर यूसुफ साहब की एहलिया को, इनके बारे में इमरान खान साहब ने तारीफों के पुल बांधे हुए हैं कि जी बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, उसके 40,000 तो अपने जाती वोट है। ये बाबर नवाज की तारीफें मैंने तो नहीं की, ना आपने की, राणा साहब ने नहीं की है, ये इमरान खान साहब की तारीफें हैं इनके लिए कि ये बड़ा मजबूत उम्मीदवार है। अच्छा उधर से नून लीग से आके इनको जितवा दे तो अच्छा उम्मीदवार है, इधर आके उनको हरा दे बुरा उम्मीदवार है, पहली बात। दूसरी बात, कितनी कल आपने देखी जो है इतराजात उठे हैं इलेक्शन के ऊपर, भाई कोई एक चार सबूत तो ले आते ना, ये जाए किसी इलेक्शन
ट्रिब्यूनल के अंदर। अभी इनकी तो लार्जर बेंच में अपील भी लग गई है। जिस इलेक्शन पे ये शोर मचाए हुए जी कि 2024 में हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, अपीलें इनकी लगी हैं, लार्जर बेंच बन गया है, वहां सारे सबूत लेकर जाएं। वो 190 सीटों के सबूत लेकर जाए ना जी। देखिएगा इस केस के अंदर ये इतने झूठे होंगे। मैं नहीं कहता कि इलेक्शन साफ शफाफ थे, कहीं आपको धांधली की शिकायत भी मिली होगी, कहीं गड़बड़ भी हुई होगी, लेकिन 190 सीटें के रोने वालों का पोल खुल जाएगा इस पूरे लार्जर बेंच के अंदर कि जनाब आप लाइए सबूत 190 सीटों का। ये 100 सीटों के सबूत नहीं दे सकेंगे, ये 70 सीटों के सबूत नहीं दे सकेंगे। इन्होंने गिन चुना के फिर कहना जी 17 सीटों पे ये हुआ था जी। बात ये है कि इस मुल्क में हम ठीक है, हम अच्छे सियासी अच्छा जमहूरी अंदाज में हम आगे नहीं बढ़ सके। इसमें गलती किसी एक सियासी जमात की नहीं है, ये सारी सियासी जमातें शामिल हैं। आप मुझे बताइए, आपने भी इलेक्शन कवर किए हैं, मैंने भी बड़े इलेक्शन कवर किए हैं। कोई भी सियासी जमात हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस सियासी जमात को ये मौका मिलता है कि वो कहीं वोट डलवा ले, वोट डलवा लेता है। उससे पीटीआई, नून, लाम, मीम सब किसी का कोई नहीं होता कि कोई जो है वो बिल्कुल शफाफ इलेक्शन चाहता है। भाई यही इमरान खान साहब थे 2018 में, उस वक्त जनाब कंधे पे बैठे हुए थे, लोगों की टिकटें वापस करवा रहे थे, लोगों की विकटें गिरा रहे थे, गले में कपड़े पहना रहे थे, सारी सियासत को लपेट रहे थे, लोगों को मिल के बता रहे थे कि उनसे बात हो गई है, जज साहबान से बात हो गई है, नवाज शरीफ को हम निकाल रहे हैं और मैं आ रहा हूँ। उस वक्त हलाल था, फिर हराम हो गया। यानी ये मुफाद परस्ती की सियासत है, इसमें से आप कैसे निकाल सकते हैं जी? खान साहब महात्मा थे, बाकी जनाब बड़े चोर। अच्छा नसरुल्लाह साहब सर, लास्ट फ्यू मिनट्स है मेरे पास। इसार साहब सर, अगर इसको कंक्लूड करें आपके ख्याल में, ये तो बजाय नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अभी ले ऑफ नहीं कर सकती है मुस्लिम लीग नून, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो नई अमेंडमेंट आएगी यानी 28वीं तरमीम, उसमें जो कुछ लाना चाह रही है मुस्लिम लीग नून, उस पर पीपल्स पार्टी कभी भी राजी नहीं होगी और इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो स्ट्रेंथन हो। आपके ख्याल में ये मामला उसी तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है? देखें, पीपल्स पार्टी जो है बेचारी, मुझे तो उस पर तरस आता है। वो अब ना 3 में रही ना 13 में रही, मैं उस पर तो कमेंट ही नहीं कर रहा। सर नहीं रही, लेकिन हर जगह वजीर आला और गवर्नर उन्होंने अपना जो है वो हत्या लिया, सदारत की कुर्सी भी उन्होंने हत्या ली, बेचारी कैसे हो गई फिर? बस यही हुआ ना कि उन्होंने ये चीजें तो हत्या ली, लेकिन अवामी पजीराई हो गए। ठीक, इस तरह के जो चोर दरवाजों से लोग आते हैं उनकी उम्रें बहुत थोड़ी होती हैं। अभी कोई एक फ्रेश कोई गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ तो नून लीग को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। अगर इनके कैंडिडेट दरवाजों तक पहुंच जाए आजाद फिजा में तो मुझे कह दीजिएगा। दूसरी बात ये कि ये बात मलिक साहब की ठीक है, मलिक साहब मेरी सुन लेना, मैं आपकी बात देखे कितने गौर से सुनता हूँ, मेरी गलती पूरी हो लेती हो ना, ठीक है जी सर। आप तो मेरे लिए क्या कहते हैं, जलसे हुए हैं, ये लोग निकले हैं बाहर। आप अच्छा सर, इसार साहब को सर कंप्लीट करने दे। जी इसार साहब फरमाइएगा। मेरे लिए राजा सिकंदर ही बन गए, मेरी हर बात टोक देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात ठीक है मलिक साहब की कि वो जो जीता है हैरीपुर से, वो इमरान खान ने उसकी तारीफ की थी सर, लेकिन उनकी बड़ी बरसों पुरानी राइवलरी है बाबर नवाज ग्रुप की और उमर अयूब साहब की जो मतलब फैमिली है उनकी, वो बड़ा पुराना उनका सिस्टम है। जी नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जिसकी तारीफ कर देता है ना, वो नून लीग में भी चला जाए ना तो लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान ने उसे तारीफ की, उसकी एक अपनी पजीराई है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मलिक साहब ये ठीक कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बन गया है। अब ये पीटीआई वाले जाएंगे वहां बिस्त होंगे, क्योंकि जिन जजों ने फैसले आजादाना देने थे उनको तो निकाल दिया आप लोगों ने, ये इस्तीफे दिलवा दिए। अब तो आपकी गलियां सुलझिया, मिर्जा यार बीच फिरेगा दमदमाता हुआ, भंगड़े डालता हुआ। आप तो अदालतें आपकी, पार्लियामेंट आपका, सब कुछ आपका, इस सारे उसमें जो कुछ आपने करना है उसके लिए रास्ते आपके बना दिए गए, कांटे दूर कर दिए गए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, मैं तो ओहो अभी लगने तो दें, लग तो लेने दें। आप सबूत पहले ही मांग रहे हैं, हमने तो इस धांधली का सबूत पहले नहीं मांगा। हमने कहा तुसी बाजी जीत लो, जितना जीतना है। ये वक्त आता होते हैं, सब पे आते होते हैं, लेकिन असल बात ये कि जब आप जिस तरह से इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, उसी तरह उन फैसलों की भी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। 0/0/0 क्रेडिबिलिटी हो जाएगी इन सब। सर नसरुल्लाह साहब, मेरा प्रोग्राम भी चलना है सर, चलिए इस गुफ्तगू को मैं यही रोकती हूँ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये जो इसका ऑब्वियसली जो अपना इम्पैक्ट है वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि कल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो नून लीग के अंदर एम्पावरमेंट आई है, जो मजबूती आई है, वो हमें पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बलियों में भी रिफ्लेक्ट होती हुई महसूस होगी। और बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दबे दिल के और बोझल दिल के साथ उनके साथ मौजूद तो है, लेकिन वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अब उनके अंदर भी वो दमखम नहीं रहा उस अलायंस की सूरत में जो अपनी बातें
माजी में मनवा लेते थे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं। इकॉनमी के लिहाज से नंबर्स अलग स्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन IMF की डिमांड्स जो हैं वो अलग स्टैंडिंग रखती हैं, और दोनों को सामने रखा जाए तो हमारी जो हुकूमत है उसकी इस्लाहात बज़ाहिर उसकी जो इम्प्लीमेशंस हैं वो नताइज नहीं दे रही हैं, और यही वो IMF की शिकायत हैं जिसके ऊपर बड़े अरसे से बात हो रही है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बैनुल-अक़वामी इदारे वक्तन फ़वक्तन मुस्बत रिपोर्ट्स शाया कर रहे हैं, और हुकूमत भी इस हवाले से बड़ी पुरजोश नज़र आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो IMF के साथ मुज़ाकरात की जो मरहलावार स्टेजेस आई हैं उसमें बड़ी हद तक ये वाज़ेह हो रहा है कि IMF की जो रिजर्वेशंस थी उसके ऊपर भी अभी काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। जिस तरह 15 नुकाती रिपोर्ट रिसेंटली पिछले हफ्ते शाया की गई, उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं स्पेसिफाई किए गए, कुछ चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र बाकी है। कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना था जो कि IMF की डिमांड थी, जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जानी थी, लेकिन वो भी उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी जिस तरीके से कहा गया था। डुअल नेशनलिटी के हवाले से, अपने जो एसेट्स हैं शो करने के हवाले से, इसके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ी रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, और इसी वजह से IMF की जो तमाम तर मुतालबात थे वो हम मुकम्मल एड्रेस नहीं कर सके। लेकिन बज़ाहिर कुछ चीज़ें और भी हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और कितनी चीज़ें अभी तक तब्दील हो सकी हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का लोकल बिजनेस सेक्टर है उसको कितना कंपनसेट किया गया है, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर माशियात ज़ुबैर मोतीवाला साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो बताइएगा कि ये हम IMF के साथ एक मुआहदे में हैं, और हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि IMF की तरफ से बड़ी पाकिस्तान की अप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि IMF ने जिन चंद चीज़ों जो लूप होल्स का जिक्र किया है जिनके ऊपर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, उसमें से एक हमारा ऑडिट सिस्टम भी है। आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान में जो ऑडिट सिस्टम है एक्चुअली वो इतना पुअर क्यों है, और उसके पुअर होने की बुनियादी जो वजूहात हैं या टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या है? देखिए, बात यह है कि ये बात कर रहे हैं अकाउंट 1 की, जो पाकिस्तान का अकाउंट होता है उसकी ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिटर जनरल की बात कर रहे हैं, जो साल में ऑडिट होता है और सब डिपार्टमेंट्स को क्वालिफिकेशन जाती हैं कि आपके यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। वो गलतियों को रेटिफाई किया कि नहीं किया, एक तो सवाल ये है। और दूसरी बात यह है कि जो निज़ाम है, जो ऑडिट का जो तरीक़ाकार है, वो अभी तक वो पुराना वाला है। इसमें हमारा तो बिजनेस कम्युनिटी का ये सवाल है कि अभी जितने रिफॉर्म्स आए इसमें इतने लेटेस्ट तरीके उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाए हैं कि जो यहाँ चल भी नहीं सकते। ई इनवॉइसिंग और पता नहीं क्या डिजिटल इनवॉइसिंग आ गई, वो 15 तारीख के बाद कुछ कर नहीं सकते, या आपने क्लोज कर दिया तो फिर आपको 6 आदमी चेक करेंगे, फिर आप ऑन करेंगे। ये सारा हमारे लिए है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट की ऑडिट होगा तो वहां ये अजीब बात है कि IMF ने कहा ये तो ऑडिट जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको ऑडिटर जनरल की ऑफिस को अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी हमने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया, ऑडिटर जनरल को इंडिपेंडेंट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि IMF इज राइट, ये सही डिमांड है, और इसको जो है ना हमको पूरा करके देना चाहिए कि जो है ना ये हम ऑडिट जनरल के अंदर भी रिफॉर्म्स लेके आए और ऑडिट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाएं। एक और बड़ा मसला ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो IMF की तरफ से भी उठाया गया है वो है ट्रांसपेरेंसी का। आप क्या समझते हैं कि चलिए जो प्राइवेट इदारे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो सरकारी इदारे या हुकूमती इदारे हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी का जो अमल है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आपके ख्याल में इसके ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है, और आखिर वजह क्या है कि हम वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पाए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में? देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि कोशिश भी करते हैं। जब भी मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे उनकी सिंसियरिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। आई थिंक ही इज ट्राइंग दैट। मगर बात यह है कि FBR इतना बड़ा इदारा है और पूरे मुल्क के रेवेन्यू को वो मॉनिटर करते हैं। अब उनके अंदर रिफॉर्म्स लाना एक बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये मुश्किल कभी ना कभी तो हमने शुरू करना है। आज से करें, कल से करें। प्राइम मिनिस्टर से टाइम एंड अगेन सेड कि हम उसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे और मॉडर्नाइजेशन होगा। आज भी हम वो मैनुअल तरीके के ऊपर चल रहे हैं जी, कि वो आपका हम उसको जो हम बाबूशाही चलती थी वो आज भी जो है ना उसके अंदर चल रही है। तो ये जो चीजें है ना, ये तो आई थिंक दे नीड अ चेंज, और एक रेडिकल चेंज आएगा और उसके बाद ही होगा। हम आज भी जो है ना अजम्पशंस के ऊपर चल रहे हैं। आप ये देखिए ना, इनकी जो FBR की एक मैं आपको बताऊं कि वो अगर 100 नोटिस इश्यू करते हैं तो शायद वो 3 में भी प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ ये ठीक था। 97 जो है ना वो वैसे ही इश्यू कर देते हैं। वो किस मकसद के लिए इश्यू करते हैं सब अवाम को सारों को पता है।
सर, ये भी कहा जाता है कि करप्शन जो हमारे यहाँ ओवरऑल एनुअली होती है पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन 5 से 6.5% के करीब हमारी जीडीपी का नुकसान होता है हर साल। आप नहीं समझते कि जो इतना बड़ा नंबर है, इससे अगर हम करप्शन को कम करने की कोशिश करें तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है हमारी जीडीपी के ऊपर? देखिए, अगर ये 5 से 6% जीडीपी का है तो इट्स हम्बंगस अमाउंट, इट्स ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप बात करते हैं 5.5-6% की, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप ये समझ लें कि हम जीडीपी का 1.4 या 1.34 हम एजुकेशन के लिए रखते हैं, और 1.6 जो है हम शायद हेल्थ के लिए रखते हैं। दोनों ही फिगर इधर हो सकते हैं। यानी दोनों, हेल्थ और एजुकेशन, जो सबसे वाइटल होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, उनके अंदर हम लेस देन 3% करते हैं। और अगर ये करप्शन खत्म करने से 6 से 7% या 5 से 6% हो जाता है, तो उसको आप कहाँ तक उसको आप मिटा सकेंगे, कहाँ तक उसको कर सकेंगे? तो ये मेरा एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आई थिंक अगर गवर्नमेंट डिटरमिन है और अगर वो करना चाहती है, 6% ना कर ले, अगर 2% या 3% भी कर ले, तो मैं उनको सलूट करूंगा। ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि करप्शन की वजह से जो हमारे सरकारी इदारों में हो रही है, हमारी जो एक एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर बड़ा मनफी असर पड़ रहा है? देखिए, बाद में आपको बताऊं कि अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो जो ये करप्शन है, उसकी वजह से जो टाइम वेस्ट होता है एक्सपोर्टर का या ट्रेड का या इंडस्ट्री का, वो आपको उसका अंदाजा नहीं है। वो अपने करप्शन के लिए कहाँ कहाँ नोटिस भेजते हैं, क्या क्या नोटिस भेजते हैं। सिर्फ एफबीआर नहीं, so many departments, there are minimum 29 एक्टिव जो एजेंसीज हैं वो एक्टिव है। वो जो हमारे पास आना चाहते हैं, वो कोई ना कोई डील करना चाहते हैं, कोई स्वान है, कोई पता नहीं कौन कौन से जो है ना उसके अंदर है। आप सोशल सिक्योरिटी, ईओबी, आप जिसको भी ले लें, आपको एफबीआर एफबीआर के अंदर तो 85 किस्म की चीजें हैं। कस्टम है, आप यहाँ भी जाएंगे तो जो है ना वो उसके लिए बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये करप्शन किसी तरह से रुक सकता है, तो उसको जो है ना हमने तो 1-2 दफा उनको कहा भी, और कई दफा कहा है कि आप वन विंडो ऑपरेशन कर लें। जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उनको एक जगह पे कर लें, और हमको एक विंडो से ले लें। और जो फेडरल के हैं वो एक विंडो से कर लें। विद होल्डिंग टैक्स का अलग हो रहा है, ऑडिट वैसे अलग हो रहा है, किसी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट का अलग हो रहा है, फलाने की आपने कस्टम ने कोई चीज मंगाई उसका अलग हो रहा है। ये अगर एक जगह पे कर दें, एक फेडरल गवर्नमेंट की जो इतनी एजेंसीज है उनका इनका एक ऑडिट हो जाए, उनका एक पेमेंट का सिस्टम बन जाए, हम एक विंडो पे पेमेंट करें, भाई इतने इसके सारे टोटल करके हम एक पे ऑर्डर दे के उसको बंद करें। अगर ये कर दें वन विंडो, तो सारों को हमसे मिलने का और हमसे आर्ग्यू करने का और हमसे ये अंडर एंड डीलिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। तो वो बेहतर होगा मेरा ख्याल है। इससे तो हम कर सकेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई जो तरीके हैं वो तो आपको पता है, नैब है और बहुत सारे इदारे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत साल हो गए, ये करप्शन जो है वो इसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है। ये फरमाइएगा सर कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज के बारे में बात की जा रही है कि पहले इसको लगाया गया, उसके बाद अभी रिसेंटली इसको ख़त्म किया गया है। एक तो ये कि इसके ख़त्म करने की बुनियादी वजह क्या है, और दूसरा ये कि इस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं ये आपके ख्याल में सोच विचार करने के बाद क्यों अप्लाई नहीं की जाती हैं, और लगाने के बाद जब इसके नुकसानात होते हैं उसके बाद हम इस पूरे डिसीजन को रिवर्स करते हैं। तो एक तो आपके ख्याल में इससे ये डिसीजन लिया क्यों गया, और दूसरा ये फरमाइएगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट का जो शोबा है वो किस हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट था? देखिए, आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की बात कर रही हैं। ये एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए नाफिज किया गया था 0.25%, पाव परसेंट, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं तो $300 मिलियन वो बन जाते हैं, तो मतलब इट्स अ बिग अमाउंट। तो ये जो है इसको अगर ये खत्म करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे जो 0.25% जो हम दे रहे हैं, वो हमको एंड ऑफ द ईयर में काफी बड़ी रकम हो जाती है, वो हमको बच जाएगा, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि जो है ना ये जो इदारे हैं काफी, जो ईडीएफ की वजह से चलते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन टीडैप है, ये सारे जो है ये इदारे उसकी ईडीएफ की रकम से चलते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ईडीएफ इंटरवेंशन करता है। मिसाल के तौर पर कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, कोई हम 100 से ज्यादा इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें सारे को टीडैप देखता है, और सब में ईडीएफ से उसको सब्सिडाइज किया जाता है। बिकॉज दैट वो तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर ये सारी चीजों में इस्तेमाल होता था। ईडीएफ पूरा बंद करना, उसके अंदर मेरे ख्याल है पहले इसकी सर्वे होना चाहिए, और पहले इसकी प्रॉज एंड कॉन्स को देखना चाहिए कि कौन से इदारे हर्ट होंगे, क्या इनकी जगह पे गवर्नमेंट उनको फाइनेंस कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। और दूसरा ये है कि हाउ थिंग्स विल बी मॉनिटर्ड, कैसे होगा।
ये जो है ना ये सवालिया निशान है। बेहतर इसका तो ये तरीकेकार मेरी नजर में है कि ईडीएफ की जो चेयरमैन को प्राइवेट सेक्टर से लगा दिया जाए, और प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो अपने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्ट्रिक्टली जो रिक्वायरमेंट है उसको एडीएफ से अगर पूरा करें तो आई थिंक कि फिर तो हो सकता है। अभी तो ये गवर्नमेंट के इदारे चलाते हैं, गवर्नमेंट उसको देती है, हमको अगर पैसे चाहिए होते हैं हमें जाना पड़ता है और उनके साथ जो है ना हमको करना पड़ता है, हमारी स्किल डेवलपमेंट की हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे काम जो है ना ईडीएफ के पैसों से होते हैं। आई थिंक इसका एक सर्वे और एक रिपोर्ट बननी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वाले 2-3 लोगों को नॉमिनेट करके, गवर्नमेंट का नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर से। तो मेरे ख्याल से कि इसकी जो इफादियत है जिसके लिए लगाया गया था अब तो नहीं है, लेकिन फिर वापस आ सकती है। लास्टली ये फरमाइएगा सर कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किस हद तक जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं इस वक्त या फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर जो कामयाबियां समेट रही है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर किस हद तक मुस्बत असर डाल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, सऊदी अरब से भी हुए हैं, चाइना से भी हुए हैं, तुर्की से भी हुए हैं, लेकिन ये क्या इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात हमारे काफ़ी होंगे? देखिए मैं बताऊं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल एरिना में आफ्टर दिस वॉर विद इंडिया हमारा ग्राफ बहुत ऊपर गया है, और हमारी जो है ना कदर मंजिलत पूरी दुनिया के इसके अंदर हमारा पासपोर्ट जो है वो 28 नॉचेस ऊपर गया है फेवरेटिज्म के अंदर। तो अब ये बहुत बड़ी बात है जो पाकिस्तान के साथ हुई है। सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस पैक्ट किया है कि जो है ना आपके ऊपर हमला हम पर और हम पर हमला जो होगा आप पर तस्वुर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम हरमैन शरफैन जो हैं और सबसे मुकद्दस जगह है उसकी हम निगरानी हमारे पास, और हम उसको करेंगे उनके साथ मिलकर। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा हमें यकीन दहानी कराई है, और हमने भी मुलाकातें की हैं जो सऊदी वफ्द आए हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वो भी ये कहती है कि ये करेंगे। और पहले ऐसा होता था गुफ्तन बर्खास्तन हो जाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी। आप देखें वो जो चेन है आपकी फास्ट फूड की, वो मेरे ख्याल इस्लामाबाद में ऑन हो गई है और जगहों पे भी आएगी, और उन्होंने एक केई के साथ भी 54% का एमओयू किया है बाइक का केई को, और कई जगहों पर उन्होंने जो ना ये बात करना आगे कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका के हमारे साथ ताल्लुकात कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ये तो एक पूरे 77 साल की एक पूरी कहानी है, इसको लेके बैठना पड़ेगा। आज हमारी बहुत ज्यादा हमारी पोजीशन ऊपर है, और मैं इसके लिए क्रेडिट दूंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने काफी उसके ऊपर वो किया हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर को भी कि ये जो जहां तक हम पहुंचे इसका हमें फायदा होना चाहिए। देखिए सिर्फ बातों की हद तक कि ट्रम्प हर तकरीर में ये कह दे कि ये बड़ा ग्रेट लीडर्स हैं पाकिस्तान के, उससे पेट तो नहीं भरता। हमें ट्रेड चाहिए, हमको मदद नहीं चाहिए। हम जो है ना ट्रेड के लिए जो हमारे जो लवाजमात हैं उसको हमको मांगना चाहिए। हम ट्रेड के लिए हमको ये कहना चाहिए कि जो आपका ड्यूटी का स्ट्रक्चर आपने जो 19% हम पर लगाया है इसको कम करें। अगर आप कम करें, आप हमारा और बांग्लादेश का फर्क सिर्फ 1% का है, 1% के लिए एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। तो हमको जो है ना ये इन तमाम चीजों को लेकर अब जो ये नई पाकिस्तान की जो नई पोजीशन है, देखिए ऑस्ट्रेलिया वाले भी आए हुए हैं और उनसे भी कुछ हमारे एमओयू वगैरह साइन हो रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब भी मेरे ख्याल है वो यही है। तो ये चीजें लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मलेशिया गया, मतलब आप यू नेम इट, और वो सारे लोग जो है यहाँ हैं और आए हुए हैं। तो मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि अगर करप्शन को निकाल दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर सही मानों में जैसा कि काम है वैसा अगर कर दिया जाए तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तान की ट्रेड को, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी और ख़ास तौर पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके जो रूट बेसिकली इश्यूज़ हैं उनको बखूबी समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ तो बनाई जा रही हैं लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल बिज़नेस जो तबका है उसको इसके अंदर लूप में रखना बड़ा ज़रूरी है, वरना जिन मसाइल की निशानदेही हो रही थी वो मसाइल अपनी जगह बदस्तूर कायम रहेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।